हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। दोस्तों, आज है 17 जुलाई और आज यूपी ट्रिपल एससी ने सप्लाई इंस्पेक्टर यूडीए एलडीए एग्ज़ाम की मेंस एग्ज़ाम का आयोजन कराया है। इस वीडियो में हम इसी प्रश्न पत्र के सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सभी 100 प्रश्नों का मैंने यहाँ पर सटीकता के साथ उत्तर देने का प्रयास किया है। यदि फिर भी इनमें से कोई एक भी प्रश्न गलत हो जाता है तो प्लीज़ उसे माइंड मत कीजिए, उसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि आपने इस प्रश्न पत्र को दिया है यानी आप इस परीक्षा में बैठे हैं तो अंत में आप हमें ये बता दीजिए कि आपने इसमें कितने क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, यानी आपने कितने मार्क्स इस परीक्षा में गेन किए हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। यहाँ पर पहला प्रश्न है 1875 के अलीगढ़ आंदोलन से किसका नाम जुड़ा है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। इनको 1875 के अलीगढ़ आंदोलन से जोड़कर देखा जाता है क्योंकि इन्होंने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और इनके ही कारण इस आंदोलन को बल मिला था। क्वेश्चन नंबर 1 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। तो देखिए, आप सभी जानते हैं टोटल 4 बौद्ध संगीतियाँ आयोजित की गई थी और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कनिष्क के शासनकाल के दौरान कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। तो सही यहाँ पर आंसर होगा चौथी संगीति। तो चौथी बौद्ध संगीति को कनिष्क के शासनकाल के दौरान ही आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन सी होगा। गाइस, यदि आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि मैं आपको सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन ईजिली दे सकूं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद पाई गई थी। तो देखिए, जो अष्टप्रधान मंत्री परिषद का सिस्टम था तो ये जो फाउंड हुआ था ये शिवाजी के शासनकाल के दौरान। शिवाजी का जो शासन था, प्रशासन था, उसमें इन्होंने अष्टप्रधान मंत्री परिषद की व्यवस्था को अपनाया था। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, शिवाजी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन के स्थान का नाम बताइए जहां पर पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था। तो गाइस, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक अधिवेशन लाहौर में आयोजित कराया गया था जिसमें रावी नदी के तट पर इस अधिवेशन में कहा गया था कि हम अब पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लाहौर वह जगह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्नलिखित में से किस लड़ाई में मुख्य विरोधियों को सही ढंग से नहीं बताया गया है। यानी यहाँ पर आपको बताना है कि ऐसा कौन सा युद्ध है जिसमें सही विरोधी नहीं थे। तो देखिए, यहाँ पर जो पहला हमारा ऑप्शन है पानीपत की पहली लड़ाई, इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी ने भाग लिया था, ये बिल्कुल सही है। जबकि हमें यहाँ पर गलत को छांटना है, ध्यान रखिए। दूसरा, पानीपत की दूसरी लड़ाई, तो ये देखिए जो पानीपत की दूसरी लड़ाई है यहाँ पर टीपू सुल्तान और मराठाओं ने युद्ध नहीं लड़ा था, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। यदि हम आगे देखें तो हल्दी घाटी का युद्ध, यहाँ पर महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था और ये बिल्कुल सही है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, असहयोग आंदोलन को क्यों बंद कर दिया गया था। तो गाइस देखिए, जो असहयोग आंदोलन है ये गांधी जी ने प्रारंभ किया था अंग्रेजों को सहयोग ना देने के लिए। अब इसका रीज़न क्या था बंद करने का। तो देखिए, चौरा चौरी घटना, जिसका नाम अभी गवर्नमेंट ने बदलकर चौरा चौरी एक्शन कर दिया है, इसी घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों की समस्याओं से जुड़ा था। तो गाइस, एक चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने आयोजित किया था और ये मेन रूप से जुड़ा था सत्याग्रह नील कृषकों की समस्याओं से। ठीक है, ये जो सत्याग्रह इन्होंने किया था, जो नील कृषक थे उनकी प्रॉब्लम्स को अंग्रेजों तक पहुंचाने और उनको दूर करने के लिए ये आंदोलन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, पद की शपथ दिलाता है। तो गाइज, आप सभी जानते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी भारत के सीजेआई, ये भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य करते हैं। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में हमें ये बताएंगे कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान में अनुसूचियां हैं। तो देखिए, यदि आपसे यहाँ पर प्रश्न में बिल्कुल नहीं पूछा गया है कि वर्तमान में बताइए या फिर पूर्व में, तो यहाँ हम मान के चलेंगे कि जो अभी करंट में सिचुएशन है वो उसके अकॉर्डिंग भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। यदि हम बात करें कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय यानी प्रारंभ में इसमें कितनी अनुसूचियां थी, तो वहाँ पर सही आंसर हमारा 8 जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन है इसका जो
भाव है उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। जो ये पूछ रहा है कि वर्तमान में कितनी सूचियां हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा 12। क्वेश्चन नंबर 9 का डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है। तो गाइज देखिए यहाँ पर भारत के संविधान की प्रस्तावना को किस नाम से जाना जाता है, ऐसा प्रश्न है। ऑप्शन यहाँ पर पहला है आमुख, प्रलेख, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। दूसरा इसके बाद है जो अगला हमारा ऑप्शन संविधान की मुख्य विशेषताएं। तो देखिए हम सभी जानते हैं ये अलग है, ये भी अलग है डीपीएसपी, प्रलेख भी अलग है यानी डॉक्यूमेंट्स। लेकिन यदि हम इंग्लिश में देखें प्रियम्बल, आमुख, तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हम प्रियम्बल के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है लोकसभा के लिए चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। यानी कि यदि आप भारतीय लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, लोकसभा की सदस्यता प्राप्त करने के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 25 ईयर। क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि आप भारतीय लोकसभा में चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 25 ईयर एज का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, डैश भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा का स्रोत है। यानी प्रश्न में हमसे पूछा गया है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। तो देखिए जो मौलिक अधिकारों की अवधारणा है इसका स्रोत है यूएसए यानी अमेरिका। गाइस क्वेश्चन नंबर 12 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा यूएसए। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है भारतीय संविधान की स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए थे। तो देखिए भारतीय संविधान में निहित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो आदर्श हैं इनको हमने फ्रांसीसी संविधान, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से ग्रहण किया था। इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। गाइस पेपर इजी टू मॉडरेट लग रहा है मुझे, इसे आप कठिन तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो आपने थॉरोली पढ़ी हुई हैं और काफ़ी ज़्यादा ये आसान पेपर भी मुझे लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो हमको यहाँ पर बताना है जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की मेन जो क्वालिटी है वो नहीं है, फीचर नहीं है, क्वालिटी नहीं है, फीचर कहेंगे। देखिए त्रिस्तरीय सरकार, हाँ भारत में त्रिस्तरीय गवर्नमेंट पाई जाती है। पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ये भी पाया जाता है। हमारा जो 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंग इसको लाए थे हम लोग। राज्य की डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत ये भी हमारे संविधान में पाए जाते हैं। अगला है सबसे छोटा लिखित संविधान। देखिए ये बात गलत है, भारत का जो संविधान है ये सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यदि आपसे सबसे बड़ा कहा जाए तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन यदि हम लिखित संविधान कहें सबसे बड़ा तो ये सही है। और हमसे पूछा गया कि कौन सी विशेषता नहीं थी, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन जाएगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था। गाइज कैबिनेट मिशन, इसके तहत जो अंतरिम सरकार गठित की गई थी उसका नेतृत्व किसने किया था। इसके तहत जो पहले प्रधानमंत्री बनाए गए थे अंतरिम सरकार की, उनके विषय के बारे में पूछा गया है। तो ये थे जवाहरलाल नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू को कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसका चीफ बनाया गया था, यानी नेतृत्व दिया गया था, पीएम बनाया गया था। 15 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। तो गाइस 16 क्वेश्चन है, इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 16 का सी करेक्ट होगा, आर्टिकल 243। देखिए पंचायत, इनके विषय में जो प्रावधान था वो आर्टिकल 40 में इसमें लिखा गया था कि राज्य यदि चाहे तो पंचायतों का गठन कर सकते हैं। लेकिन फिर जब हमने यहाँ पर 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 किया, उसके बाद हमने 9वीं अनुसूची जोड़ी और उसमें अनुच्छेद 243 में इस चीज़ को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, यानी पंचायतों को हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है ये दिया था। 16 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे वन अनुसंधान संस्थान की, तो ये देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 का सी ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल ही वन वर्ड ये आंसर हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। भारत में एक वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है। देखिए यदि हम यहाँ पर बात करें फाइनेंशियल ईयर की, भारत में जो पीरियड होता है फाइनेंशियल ईयर का ये रखा गया है 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी 18 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहीं यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में जो कृषि वर्ष है वो कब से रखा गया है, तो इसके लिए हम बताएंगे 1 जुलाई से लेकर 30 जून को भारत का कृषि वर्ष माना जाता है। लेकिन हमसे यहाँ पर वित्तीय वर्ष पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू दिस सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19। वनदी प्रत्यक्षीकरण,
भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? यानी हैबियस कॉर्पस जो है, ये जो हमारा राइट है, ये किसके अकॉर्डिंग आता है? तो प्रस्तावना में तो इसका वर्णन नहीं है, मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत भी नहीं आता है, राज्य के डीपीएसपीज यानी इनके अंतर्गत भी नहीं आता है, लेकिन जो बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस है, ये हमारा मौलिक अधिकार है, ठीक है? तो ये हमारा फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है। 19th का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं? तो गाइस देखिए, जो अलकनंदा और भागीरथी नदियां हैं, ये दोनों मिलकर उत्तराखंड में देवप्रयाग नाम के स्थान पर गंगा का निर्माण करती हैं। यानी यहाँ पर ये दोनों धाराएं जब मिलती हैं तो इससे आगे जब ये बहती हैं तो ये गंगा के नाम से बहती हैं। इसके बाद ये यूपी के सहारनपुर से यूपी में प्रवेश करती हैं और इसके बाद उत्तर भारत के मैदानी भागों से होते हुए आगे बढ़ती चली जाती हैं। 20 का बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो गाइस ये जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, ये कर्नाटका में स्थित है। देखिए यहाँ पर वेरी इजी यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक। गाइस यदि आप लेखपाल या वीडियो इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो कृपया आप इस पेपर के सॉल्यूशन को देखकर जरूर जाएं। ये काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि ये जो यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स होते हैं, इनमें क्वेश्चंस को रिपीट भी किया जाता है कई बार। अगला क्वेश्चन है 22, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? यहाँ हमको बताना है कौन है जो वायु प्रदूषक नहीं है। कणकीय पदार्थ, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो गाइस हम बात करेंगे यहाँ पर वायु प्रदूषक नहीं, तो ऑक्सीजन जो होती है ये वायु प्रदूषक नहीं होती है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर वायु प्रदूषण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, किस रक्त समूह को सार्वत्रिक दाता कहा जाता है? तो गाइस यदि हम बात करें यहाँ पर यूनिवर्सल डोनर की, तो ओ जो ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप ओ, इसे हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। वहीं यदि हम बात करें यूनिवर्सल रिसेप्टर की, तो ये होता है एबी। एबी को हम सार्वत्रिक दाता नहीं कहते हैं, इसको इस कह सकते हैं हम यूनिवर्सल रिसेप्टर कह सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है? तो 23 का यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि हमसे यूनिवर्सल डोनर के बारे में पूछा है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में मौद्रिक नीति बनाती है? तो देखिए, भारत में जो मौद्रिक नीति है, जिसे हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, ये बनाने का काम होता है भारत की केंद्रीय बैंक का। और भारत की केंद्रीय बैंक कौन सी है? आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 24 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आरबीआई इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, पौधे का नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? तो देखिए गाइस, जो पौधे होते हैं ना, इनके हम मेल रेप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या कहते हैं? पुंकेश्वर यानी स्टेमन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का ए करेक्ट हो जाएगा। पौधे का नर प्रजनन अंग कहलाता है पुंकेश्वर, ठीक है? और ये जो यदि हम मादा का बात करें, तो मादा का जो मादा का प्रजनन अंग होता है उसे हम स्त्री केसर कहते हैं, जिसे हम पिस्टल कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 25 का तो ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, त्वचा की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो गाइस देखिए, जो हमारी स्किन होती है, स्किन की जो हम सबसे ऊपरी परत होती है उसको हम कहते हैं अधिचर्म, यानी एपिडर्मिस। द अपर मोस्ट लेयर होती है ये हमारी स्किन की, एपिडर्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, धातु में विद्युत की सुचालक क्यों होती है? तो गाइस यहाँ पर देख लेते हैं, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा, परमाणु हल्के ढंग से पैक होते हैं, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। इनका गलनांक कुछ होता है, ये भी नहीं। पर यहाँ पर आप पारा देख सकते हैं, पारे का गलनांक कहाँ उच्च होता है? वो तो खुद ही एक लिक्विड फॉर्म में होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन तो इस हिसाब से कैंसिल हो जाता है, तो अब बचता है हमारा ए। ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इसीलिए धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं। 27 का ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। उस योजना का नाम क्या है जिसके तहत भारत की पहली गैर सरकारी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था? तो गाइज इस योजना का नाम है भारत गौरव योजना, जिसके तहत भारत की पहली गैर सरकारी, जिसे हम प्राइवेट ट्रेन भी कह सकते हैं, इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट है, भारत गौरव योजना। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना, जिसे शॉर्ट में हम श्रेष्ठ कहते हैं, इसकी शुरुआत करी है? तो गाइस सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, इन्होंने इस योजना की शुरुआत करी है, जिसे हम श्रेष्ठ योजना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि वर्तमान में भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है, ठीक है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे पहले संपूर्ण साक्षरता अभियान, टोटल लिटरेसी कैंपेन आयोजित किया गया था या शुरू किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, केरला। तो केरला में सबसे पहले टीएलसी, टोटल लिटरेसी कैंपेन का
स्टार्ट किया गया था, इसको शुरू किया गया था। 30 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। आयुष्मान भारत योजना के तहत भारत के पहले स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण केंद्र का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? तो देखिए, जो आयुष्मान भारत योजना है, इसके तहत भारत के पहले स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण केंद्र का उद्घाटन सबसे पहले किया गया था बीजापुर में। यहाँ पर जो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 31, बीजापुर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। कर्नाटक में ये इस चीज़ की प्रारंभ की गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। भारत ने कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अब ये मिसाइल कौन सी है, इसके विषय में आपको बताना है। तो देखिए, इस मिसाइल का नाम है पृथ्वी 2 मिसाइल का भारत ने सफलतापूर्वक इसका टेस्ट किया है। 32 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ महत्वपूर्ण खनिज निवेश साझेदारी में 5.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हुआ है? यानी इन्होंने 5.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने के लिए पार्टनरशिप की है इंडिया के साथ। ये कौन सा कंट्री है? करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया ने इस साझेदारी के लिए हमसे करार किया है। 33 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर किस देश में विकसित किया गया है? इसके विषय में हमें बताना है कि जो हमारा सुपर कंप्यूटर है फ्रंटियर, ये किस कंट्री ने बनाया है? तो ये बनाया है यूएसए ने। 34 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा, यूएसए। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय दुनिया में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय है और ये उत्तर प्रदेश के किस जगह पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपकी चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ और बाराबंकी। देखिए, इसका सही जवाब होगा आपका चित्रकूट। चित्रकूट में इस जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय को स्थापित किया गया है। 35 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए शुरू किया गया था? तो गाइस, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये ए सभी जाएंगे। ये जो सारे हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, नेशनल रूरल लिटरेसी लाइवलीहुड मिशन, ये आजीविका मिशन हो गया। दूसरा मनरेगा हो गया। तीसरा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। इन सभी कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया था, ये ग्रामीण विकास के लिए ही किया गया था। तो यहाँ पर 36 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 37 की ओर। 2022 तक किसान की आय दोगुनी करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया है? तो गाइस, यहाँ पर आपको बताना है उस समिति का नाम जिसका गठन सिर्फ इसलिए किया गया है कि वह किसानों की आय दोगुनी कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट ऑप्शन आपका होगा अशोक दलबई कमेटी। 37 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन पुरा योजना से संबंधित है? यानी पुरा स्कीम, ये इनमें से कौन सा है जो पुरा योजना से संबंधित है? 38 का करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा। गाइज, यहाँ पर मुझे डाउट है इस प्रश्न में। यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना, क्या ये हो सकता है? वैसे तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ये मेरे अकॉर्डिंग इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे हम देख लेंगे। इसका सही जवाब जो होगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उसको पिन कर दूंगा। मुझे अभी फिलहाल इसका सही जवाब नहीं पता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है भारत में फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? आप सभी जानते हैं फिरोजाबाद फेमस है इंडिया में, जो ग्लास बैंगल्स होती हैं, यानी कांच की चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, इसके लिए ये फेमस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा 40। देखिए, 40 एक मैथ का क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन से है, ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पहले का सॉल्यूशन होगा 15/7। क्या होगा? 15/7 प्लस 13/3 प्लस 36/7। नीचे एलसीएम तो 21 आना है। तो ऑब्वियसली जो अगर हमारा एलसीएम 21 आना है, ऑप्शन में केवल डी है, तो डी ही करेक्ट हो जाएगा। आपको कुछ इस तरह से भी टैकल करना आना चाहिए प्रश्नों को, क्योंकि ये काफ़ी आसान प्रश्न होते हैं, इन पर समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है? तो आप सभी जानते हैं कथक उत्तर भारत का इसे शास्त्रीय नृत्य भी कहते हैं, और इसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है ये यूपी से हुई है। क्वेश्चन नंबर 41 का बी बिल्कुल करेक्ट है। और अगर हम बात करें यूपी के राजकीय नृत्य की, तो ये कथक ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। यूपी में प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं? यहाँ आपको बताना है कि यूपी की जो मेन रबी क्रॉप्स हैं वो कौन कौन सी हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। गेहूँ, चना, मटर और जौ। हाँ, देख लीजिए, 42 का यही सही हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गेहूँ, चना, मटर, जौ। अगला ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। गेहूँ, मक्का, जौ, अलसी। नहीं, मक्का यहाँ की रबी फसल में नहीं आती है। कपास भी यहाँ पर नहीं आएगी, और ये सभी तो हो गई नहीं फिर, इसीलिए 42 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43।
प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो यदि हम बात करें प्रमुख आभूषण बाजार की, तो आभूषण के लिए जो प्रसिद्ध है वो है हमारा 43 का ए। आपने गाना तो सुना ही होगा, झुमका गिरा रे। ठीक है, आई एम सॉरी, लेकिन ये बरेली के लिए है। आपको यहाँ बात करना है क्या, प्रमुख आभूषण बाजार, तो आभूषण के लिए तो आपका केवल यही जाएगा। झुमका यदि पूछ लें तो बरेली जाएगा। तो 43 का यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। 14 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर और अपॉन 18 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, इसका मूल्य क्या होगा? गाइज आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इसका सही ऑप्शन 4/7 जाएगा। आप इसमें दो फार्मूले लगा सकते हैं। एक तो सीधा सीधा इसको आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर दूसरा तरीका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फार्मूले का यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हैं। आप सॉल्व कर लीजिए, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। काफ़ी ईजी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45। यहाँ पर आपसे पूछा गया है 1 सेकंड 1 घंटे का कितना दशमलव होता है। इस प्रश्न को आपको सॉल्व करने का तरीका मैं बता देता हूँ। आपको लिखना है 1 सेकंड बराबर 1 घंटा, और फिर 1 घंटे में जो आपका 1 सेकंड बराबर क्या लिखना है, 1 घंटा। फिर 1 घंटे में आपके जितने भी सेकंड होते हैं, 1 सेकंड में उन सेकंडों से आपको भाग दे देना है। सिंपली आपको 1/3600 से सॉल्व कर देना है। 1/3600 को सॉल्व करेंगे तो आपका सही आंसर आपका जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। 0.00027 बिल्कुल सही होगा। आई होप आप इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर आप मुझे बता दीजिए क्या इसमें सही ऑप्शन यही है या नहीं है। 46 से देखते हैं, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होता है। यहाँ से हमसे सिर्फ ये पूछा गया है कि जो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं हैं उनका योग क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं जो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 7 हो जाएगी और 11। ये अभाज्य संख्याएं हैं ना। अब इनको जोड़ लीजिए, 3 2 5 5 10 7 17 और एक 18 और 10 28 28, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी भौतिकी में उत्तीर्ण हुए और 80% अभ्यर्थी थे वो तर्क में यानी रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए। यदि इन दोनों विषयों में 55% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण होंगे। आप सभी जानते हैं यहाँ पर हमें उत्तीर्ण का परसेंटेज दिया हुआ है और बीच में क्या दोनों उत्तीर्ण का दिया हुआ है, तो बीच में हमारा आ जाएगा क्या 50% दोनों में हो जाएंगे। यहाँ पे यदि हम ले लें क्या फिजिक्स में, तो फिजिक्स में कितने बचेंगे, 70 में से 55 जाएंगे, 15 बचेंगे यहाँ पर। और यदि हम यहाँ बात करें रीजनिंग में कितने बचेंगे, तो ये बचेंगे 35। अब हमसे पूछा गया है कि दोनों विषयों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। दोनों विषयों में टोटल कितना होगा यहाँ पर, टोटल तो यहाँ पर होने वाला है क्या, दोनों विषयों में टोटल कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, 47। गाइज इसको आप अलग से सॉल्व कर लीजिए। यहाँ अनुत्तीर्ण पूछा गया, सॉरी मैंने गलत पढ़ा, बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल सही है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि कितने परसेंट विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। देखिए इसको टोटल कीजिए तो आपको टोटल पास मिल जाएंगे, कितने मिल जाएंगे, 15 55 60 और 70। 15 और 55 ये कितना हो जाएगा, 60 और 70 हो जाएगा। 55% दोनों में उत्तीर्ण हुए। गाइस फिर से एक गलती हुई छोटी सी, ये 35 नहीं है 25 होगा, तभी तो ये मिलके टोटल कितना परसेंट बना रहा है, 80%। यहाँ पर अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल जो जुड़कर आएगा वो आपका आने वाला है 95। दो मिस्टेक की मैंने इसमें, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर आंसर सही सॉल्व करके बता देता हूँ। सिंपली आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है फिजिक्स में कितने परसेंट पास हैं, 70% पास हैं यहाँ पर। और यदि हम बात करें कि यहाँ पर रीजनिंग में कितने पास हैं, ये 55% पास हो जाएंगे, 80% पास हो जाएंगे। और दोनों में मिला के हुए कितने 55%, तो बीच में 55 आ जाएगा। यहाँ पर बचेंगे 15%, यहाँ पर बचेंगे आपके 25%। यदि हमसे टोटल पास की पूछा जाए तो कितने हो जाएंगे, टोटल पास सभी को हम जोड़ देंगे तो हमारे हो जाएंगे 95%। यदि हमसे टोटल फेल पूछ लिया जाए तो कितने परसेंट फेल हो गए, तो 5% छात्र ऐसे हैं जो फेल हो गए दोनों विषयों में। क्वेश्चन नंबर 47 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई एम सॉरी, इस क्वेश्चन को थोड़ा मैंने लॉन्ग कर दिया, छोटी सी मिस्टेक की वजह से मैंने इसे दोबारा समझाने का प्रयास किया है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। 10 और 40 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का एवरेज ज्ञात कीजिए। यानी 10 और 40 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का एवरेज क्या होगा ये बताना है। देखिए आप सॉल्व कर लीजिए। अभाज्य संख्याएं आप जानते ही हैं जो खुद से और एक से विभाजित हों, इसके अलावा किसी से नहीं। तो 11 13 17 19 23 29 31 37, ये इन सबको आप जोड़ लेंगे और आप डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट मिल जाएगा 22.5। ठीक है, आपको इनका एवरेज फाइंड करना है, ध्यान दीजिए इस बात पर। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, इसको भी आपको सॉल्व करना है, वेरी इजी है। आपको सिंपली करना क्या है, आप इन दोनों को इस साइड भेज दीजिए और 303 को इस साइड। अब सभी को सॉल्व करेंगे आप तो जो आपका क्वेश्चन मार्क है इसकी वैल्यू जो आने वाली है 0.33 आ जाएगी। ईजी क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का आप इसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 50 से लेकर 52 तक आपको यहाँ पर परीक्षा में 100 छात्रों द्वारा संस्कृत और कंप्यूटर में प्राप्त अंकों के आधार पर वर्गीकरण दिया गया है। इसे आपको सॉल्व करना है और मैं इन प्रश्नों को अब सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा सीधा आपको आंसर बता रहा हूँ। आप हमें बता दीजिए कि आपके प्रश्न ये सही होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, 50 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ए होगा। पूछा गया है संस्कृत में उच्च अध्ययन के लिए संस्कृत में कम से कम 60% अंक आवश्यक है, तो कितने छात्र संस्कृत में उच्च अध्ययन के लिए पात्र होंगे। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 51। यहाँ पर 51 क्वेश्चन का भी सही आंसर जाएगा ए 29%। यहाँ पर पूछा गया है 60% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत कंप्यूटर में। एक ही क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, यहाँ पर मैं ऑप्शन देता हूँ सीधे, क्योंकि सॉल्व करने के लिए मुझे यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, जो मैं नहीं चाहता कि आपको देरी हो थोड़ी सी भी। 52 देखते हैं, कंप्यूटर में 40% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पर जब आप छात्रों की संख्या निकालेंगे तो ये 44 निकल कर आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से किस फंक्शन की का प्रयोग चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए किया जाता है। तो आप जानते हैं जो F2 कीज़ होती है ना हमारी, फंक्शन 2 कितनी होती है फंक्शन कीज़, पूरी 12 होती हैं। ठीक है ना, यहाँ पर जो F2 है ना, इसका प्रयोग चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 का सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, दस्तावेज का प्रिंट लेने से पहले एक प्रमुख कदम क्या होता है। तो भाई गाइस, दस्तावेज का जो प्रिंट है उसके लेने से पहले हमें क्या कर लेना चाहिए। दस्तावेजों को अनसेव करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पेपर सेटिंग सेट करनी होती है, बिल्कुल करनी होती है प्रिंटर में। और डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू ये भी देख लेना चाहिए, दोनों चीज़ें ही कंपलसरी हैं। तो यहाँ पर 54 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी और सी दोनों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। MS वर्ड में एक कैरेक्टर को आगे ले जाने के लिए किस की बोर्ड की का उपयोग किया जाता है, यानी हम किस की का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 का जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर जाएगा ये है आपका डी, राइट एरो का, क्योंकि हमें आगे ले जाना है। यदि पीछे ले जाना हो तो किसका करेंगे हम, लेफ्ट एरो का ले करेंगे। ठीक है, 55 का वैसे कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। स्प्रेडशीट में जटिल गणनाओं को सेट करने का एक आसान तरीका क्या होता है। तो देखिए गाइस, स्प्रेडशीट में जो जटिल गणनाएं होती हैं यदि हमें उनको सेट करना है तो इसके लिए सिंपल जो आसान तरीका है वो होता है आपका क्या, फंक्शन। आप फंक्शन कीज़ को यूज़ कीजिए और इसे ईजिली सेट कर सकते हैं। 56 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। कंप्यूटर से भी आपके काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लगभग 5-6 प्रश्न पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 57 भी कंप्यूटर से ही है। पावर पॉइंट में स्लाइड में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। गाइस, किसी भी स्लाइड में, कोई भी स्लाइड हो वहाँ पर मुझे हाइपरलिंक डालनी है। यदि हमें हाइपरलिंक डालनी है तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा हम Ctrl+H की को प्रेस कर देते हैं और वहाँ पर अपनी हाइपरलिंक को डाल सकते हैं। 57 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 58 है। नगरपालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। यानी कौन से राजा हैं जिन्होंने नगरपालिका प्रशासन की विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए कार्य किया था। तो क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। वेदों की ओर लौटो या फिर वेदों की ओर वापस जाओ, इसका ये जो नारा था ये किसने दिया था। दोनों ही नारों का मतलब एक है, ये दिया किसने था ये आपको बताना होगा। तो देखिए, इस नारे को देने वाले व्यक्ति थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं 59 की बात 60 पर। राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम बताइए। यानी जो राजा कनिष्क थे तो उनके शासनकाल के दौरान दरबारी कवि कौन थे, दरबारी चिकित्सक कौन थे, चिकित्सक कौन थे, इसको बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका क्या जाने वाला है, चरक। तो क्वेश्चन नंबर 60 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चरक राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक का काम करते थे। 60 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा, पत्रों से संबंधित है। एक पत्र में विषय डैश लिखा जाता है, यानी विषय किसके तुरंत बाद लिखा जाता है, ये हमसे पूछा गया है। 61 का यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, अभिवादन से पहले, यानी बिफोर सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन से पहले ही हम क्या, सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। आंतरिक प्रशासन के लिए निर्देश जारी करने के लिए आमतौर पर संचार की किस माध्यम का यूज़ किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि नियमित छुट्टी का अनुदान देना है तो इसके लिए हम गवर्नमेंट किस चीज़ का यूज़ करती है। तो गाइस, 62 का करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट होगा, अधिसूचना। यानी जो आंतरिक प्रशासन के लिए निर्देश जारी करने के लिए गवर्नमेंट किसका यूज़ करती है, अधिसूचना का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। केंद्र सरकार में आधिकारिक संचार के लिए निम्नलिखित लिखित संचार के कितने रूपों का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, केंद्र सरकार
सेंट्रल गवर्नमेंट में आधिकारिक संचार के लिए हम नहीं, सरकार 11 जो होते हैं ना लिखित संचार के रूप, उनका प्रयोग करती है। 63 का 11 करेक्ट हो जाएगा। प्रेस, मीडिया, ये सब इसमें शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। केंद्र सरकार में पत्र लिखते समय इस्तेमाल किया जाने वाला अभिवादन क्या होता है? गाइस, जब भी केंद्र सरकार में संबंधित जो अधिकारी होता है वो कोई भी पत्र लिखता है तो वो केवल क्या लिखता है? वो लिखता है वहाँ पर सर या मैडम। 64 का ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसमें डियर सर या ये सब कुछ नहीं लिखता है, सीधे आपको सर या मैडम लिखना होता है। 64 का ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? यहाँ आपको स्त्रीलिंग शब्द चुनकर बताना है। तो आप देख सकते हैं वचन दिया जाता है, प्रहार किया जाता है, आपका वचन और किसी अस्त्र का प्रहार। अब कुंडली की क्या होती है? कुंडली हम होती है मेरी कुंडली, तुम्हारी कुंडली, तो ये क्या है? स्त्रीलिंग है। सर्प, सर्प तो मेल होता ही है। 65 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। नमक मिर्च लगाना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। देखिए गाइस, यहाँ पर नमक मिर्च लगाने का अर्थ क्या होता है? किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना, यानी यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना ही नमक मिर्च लगाना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 67 में आते हैं। सावन हरे न भादो सूखे कहावत का क्या अर्थ है? देखिए आप सभी जानते हैं, इस मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कुछ भी नहीं करता है, हमेशा एक ही स्थिति में पाया जाएगा, चाहे आप देख लीजिए पहले शुरुआत के महीनों में, साल की या अंत में, तो उसके लिए क्या होता है? सदा एक समान रहना। यानी कोई व्यक्ति निठल्ला है तो वो निठल्ला ही है, इसलिए उसके लिए इस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। सावन हरे ना भादो सूखे। 67 का ई ऑप्शन करेक्ट होगा, सदा एक समान रहना। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। जिसने ऋण चुका दिया हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। यानी जो ऋण से मुक्त हो चुका हो, ऋण जिसने चुका दिया हो तो उसे हम उऋण कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 68 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है ये शुद्ध है? तो यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य बताना है। तो क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, तूने कहाँ जाना है, तो ये गलत है, यहाँ पर तुम्हें होना चाहिए। दूसरा, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, तो यहाँ पर अनेकों नहीं यूज करते हैं, हम क्या करते हैं? श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। अगला, शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है, तो ये सही है, शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है। क्वेश्चन नंबर 69 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। पहले हम डी भी देख लेते हैं। उसका प्राण पखेरु उड़ गया, नहीं, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, ठीक है ना, ये करेक्ट होगा। इस तरह से ये गलत है, क्योंकि उसका नहीं होगा, उसके होगा, और उड़ गए होगा यहाँ पर। 69 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 70। निम्नलिखित में दिन शब्द का श्रुतिसम विन्यार्थक शब्द कौन सा है? यहाँ पर लिखा गया है दिन, तो यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा? दीन। क्या होता है श्रुतिसम विन्यार्थक शब्द? देखिए, दो शब्द ऐसे होने चाहिए जो सुनने में समान लगते हों, लेकिन इनका जो अर्थ हो ना वो भिन्न हो। हालांकि वो लिखने में भी भिन्न भिन्न होते हैं ना। देखिए दिन और दीन, पर एक श्रुतिसम है, सुनने में एक जैसे लगने वाले, पर होते नहीं हैं। 70 का यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 71। निरक्षर का विलोम शब्द चुनिए। देखिए निरक्षर का क्या अक्षर होता है? नहीं, निरक्षर का अनपढ़, ये तो इसका क्या हो गया? इसी का पर्याय हो गया। नेक्स्ट, निरक्षर का जो विलोम पूछा गया है तो ये हो जाएगा साक्षर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। आँख शब्द का पर्यायवाची बताइए। तो देखिए आँख का क्या होता है पर्यायवाची? नयन, चक्षु, लोचन, ये सब होते हैं इसके आँख के, तो यहाँ पर सी करेक्ट है, लोचन। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। सत्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। तो देखिए सत्यार्थी शब्द का जो सही संधि विच्छेद होता है ये होता है सत्य पर अर्थी, जिसका अर्थ क्या होगा? सत्य को जानने वाला। अर्थी मतलब वो अर्थी नहीं होती है, अर्थी का मतलब है यहाँ पर जानने वाला, सत्य को जानने वाला। और यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? तो आप बताइए। यहाँ पर संधि होगी दीर्घ संधि। सत्य में इसमें आ है और इसमें आ है, ये दोनों मिलकर बड़ा आ का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। 73 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा, दीर्घ संधि के साथ सत्य धन अर्थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित विकल्पों में से सही दिए गए हिंदी अनुवाद का चयन कीजिए। यानी यहाँ पर आपको ट्रांसलेट करना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन, ठीक है। द करेक्ट कॉपी इज पुट अप फॉर सिग्नेचर। संशोधित प्रति हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत है। जांची हुई प्रति हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत है। यहाँ संशोधित, जांची हुई, बदली हुई, इनमें हमें करेक्ट देखना होगा कि करेक्ट का मतलब क्या होगा। करेक्ट मतलब करेक्टेड कॉपी, जांची हुई कॉपी, क्या जांची हुई कॉपी है सिग्नेचर के लिए। दूसरा संशोधित, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा? यहाँ पर होगा ए ऑप्शन करेक्ट होगा, संशोधित। करेक्टेड का यहाँ पर अर्थ लगाया जा रहा है संशोधित प्रति से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। यहाँ पर फिर से आपको एक ट्रांसलेशन करना है इस प्रश्न का। इसमें लिखा हुआ है कि एडवर्टाइजमेंट फॉर द सेम इज रिलीज्ड ऑन मंडे।
यानी कि इसके लिए विज्ञापन सोमवार को जारी किया गया है। कहाँ पर ये मिलेगा हमको? ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा 75 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। कृपण तथा कृपाण शब्दों के क्रमशः अर्थ क्या होते हैं? देखिए ये भी हमारे क्या हैं, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द हैं ये। अब कृपण का अर्थ क्या होता है? कृपण मतलब होता है कंजूस, मक्खी चूस। ठीक है, और दूसरा कृपाण मतलब क्या होता है? कटार। तो यहाँ पर कंजूस नहीं है, ये गलत हो जाएगा, कृपालु नहीं होगा, कटार। अब यहाँ पर लिखा तो है, आंसर तो दोनों है, पर यहाँ पर क्रम से बताना है। तो कृपण का अर्थ क्या होगा? क्रमशः। कृपण मतलब कंजूस और कृपाण मतलब कटार। तो बी ऑप्शन 76 का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। यही वो प्रश्न होते हैं जहाँ पर बच्चों से क्या होती है, जल्दी जल्दी में मिस्टेक्स हो जाती हैं। 77 देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से सही दिए गए हिंदी अनुवाद का चयन कीजिए। देखिए स्वस्थ मन में स्वस्थ शरीर रहता है, बिल्कुल गलत। स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर में रहता है। यहाँ पर हम एक बात देख लेते हैं, हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी, यानी स्वस्थ जो मन होता है, तो स्वस्थ मन इसमें पहले है, लिव्स इन हेल्दी बॉडी। स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर में रहता है, ना कि स्वस्थ मन में स्वस्थ शरीर रहता है, क्योंकि मन तो शरीर के अंदर होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 77 का बी करेक्ट होगा, जिसने भी लगाया है सही होगा उसका। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से सही दिए गए हिंदी अनुवाद का चयन कीजिए। अगेन ट्रांसलेशन करना है आपको। ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है? क्या इसका मतलब औद्योगिकरण होता है? बिल्कुल नहीं, इसे बिल्कुल नहीं कहेंगे हम। नवीनीकरण, रीनोवेशन, बिल्कुल नहीं होता है। अमानकीकरण, ये भी नहीं होगा। प्रमाणीकरण, ये सही हो जाएगा। ठीक है, प्रमाणित कर रहे हैं, ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, किसी चीज़ को प्रमाणित कर रहे हैं। 78 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही दिए गए हिंदी अनुवाद का आपको चयन करना है। ट्रांसलेशन करना है आपको। इट इज़ कम्युनिकेटेड थ्रू नोटिफिकेशन। अब यहाँ पर आपको बिल्कुल सही इसका जो ट्रांसलेशन है वो करके बताना है। देखेंगे क्या होगा, यह अधिसूचना के माध्यम से संसूचित किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कहीं सूचित अकेला तो नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कहीं भी संसूचित के अलावा कुछ और नहीं दिया गया, तो ये तो सही है हमारा, यह अधिसूचना के माध्यम से संसूचित किया गया है। विज्ञप्ति, नोटिस को हम क्या कहते हैं यहाँ पर? नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन क्या कहते हैं? हम अधिसूचना कहते हैं, इसलिए ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से सही दिए गए अंग्रेजी अनुवाद का चयन कीजिए। अब आपको यहाँ पर हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करना है। देख लीजिए ट्रांसलेशन के लगभग 5 से 6 क्वेश्चन होने वाले हैं ये, तो ये भी आपके पूछे जाते हैं इस क्वेश्चन पेपर में। आधिकारिक पत्रों को सभी पहलुओं में शुद्धता, संक्षिप्तता और स्पष्टता का अच्छा मिश्रण माना जाता है। अब आपको बताना है जो आधिकारिक पत्र होते हैं, सबसे पहले तो उनको ऑफिशियल लेटर बोलते हैं, ऑफिशियल लेटर्स। तो यहाँ पर करेक्ट आपको चूज़ करना है, आधिकारिक पत्रों को सभी पहलुओं में शुद्धता, संक्षिप्तता और स्पष्टता का अच्छा मिश्रण माना जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा आपका? द ऑफिशियल लेटर्स आर सपोज्ड टू बी फाइन ब्लेंड ऑफ करेक्टनेस, कंसाइंसनेस एंड क्लियरिटी इन ऑल एस्पेक्ट्स। सभी पहलुओं में, इन ऑल एस्पेक्ट्स। तो देख लीजिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन, तो ये मुझे यही लग रहा है, फिर भी चेक कर लेता हूँ। द ऑफिशियल लेटर्स आर फाइन ब्लेंड ऑफ करेक्टनेस, कंसाइंसनेस एंड क्लियरिटी। तो देखिए फाइंड ब्लेंड नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, अगला द ऑफिशियल लेटर्स हैव टू बी फाइन ब्लेंड ऑफ करेक्टनेस, हैव टू भी नहीं आएगा, आर, क्योंकि माना जाता है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? द ऑफिशियल लेटर्स आर सपोज्ड टू बी फाइन ब्लेंड ऑफ करेक्टनेस, कंसाइंसनेस एंड द क्लियरिटी इन ओनली वन एस्पेक्ट। देखो वन यहाँ पर आ गया ना, ये गलत कर गया, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित विकल्पों में से सही दिए गए अंग्रेजी अनुवाद का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। वे जानकारी को गोपनीय रखने के लिए लिए गए हैं, वे जानकारी को गोपनीय रखने के लिए लिए गए हैं। दे आर नॉट रिटन टू कीप, देखिए नॉट आ गया, गलत कर दिया। दूसरा, दे आर रिटन टू कीप द इंफॉर्मेशन नॉन कॉन्फिडेंशियल, भाई यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल रखना है, ना कि नॉन कॉन्फिडेंशियल, ये भी गलत हो गया। तीसरा, दे आर रिटन टू कीप, रिटेन तो की रखे गए हैं, ओ सॉरी लिखे गए हैं, यहाँ पर क्या है, लिखे गए हैं। तो दे आर रिटन टू कीप द इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल, ये मुझे बिल्कुल सही लग रहा है, ये करेक्ट भी है इसका। दे आर रिटन टू कीप द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर डी भी गलत है। देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा ये सी जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। निम्नलिखित विकल्पों में से सही अंग्रेजी ट्रांसलेशन का चयन करना है। सरकारी एजेंसियों के लिए पत्राचार कोई मामूली बात नहीं है। देखिए फॉर करेस्पॉन्डेंस इज़ नो माइनर, नो माइनर कहाँ पे होगा? करेस्पॉन्डेंस इज़ नो माइनर, तो ए माइनर तो गलत हो जाएगा। इज़ नो माइनर मैटर फॉर नॉन गवर्नमेंट
नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज़, नॉन गवर्नमेंट 82 का हम देख लेते हैं। नहीं, यहाँ पर नॉन गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट एजेंसीज़ की बात करी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 82 का नेक्स्ट देखेंगे, सी करेस्पॉन्डेंस इज़ मस्ट फॉर गवर्नमेंट एजेंसीज़। नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं होगा। करेस्पॉन्डेंस इज़ नो माइनर मैटर फॉर गवर्नमेंट एजेंसीज, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। 82 का डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित विकल्पों में से सही दिए गए अंग्रेजी अनुवाद का आपको चयन करना है। अगेन इंग्लिश ट्रांसलेशन का आपका यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है। क्या होगा ये बताना होगा हमें। पत्राचार समाज सरकारों और ग्राहकों के बीच बातचीत के प्रमुख बिंदुओं में से एक है। पत्राचार करिस्पॉन्डेंस से स्टार्टिंग होगी, बिल्कुल ठीक है। करिस्पॉन्डेंस इज वन ऑफ द की पॉइंट्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट्स एंड कस्टमर्स। करेक्ट ऑप्शन इसका सी जाएगा 83 का। जिसने भी सी लगाया है उसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। अगेन ट्रांसलेशन है, पत्राचार एक उत्कृष्ट ग्राहक अनुभव बना या बिगाड़ सकता है। फिर से देखेंगे, करेस्पॉन्डेंस कैन नॉट में, कैन नॉट तो यहाँ गलत हो जाएगा। करेस्पॉन्डेंस कैन ब्रेक, बिल्कुल ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। अब करेस्पॉन्डेंस कैन मेक और ब्रेक, ठीक है, अनुभव बना या बिगाड़, मेक मतलब बना और ब्रेक मतलब बिगाड़ना, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नॉन करेस्पॉन्डेंस मेक, ये नॉन तो यूज ही नहीं करना है यहाँ पर, ये भी गलत। 84 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं, तो देखिए 85 से 89 तक आपको इस अनुच्छेद को पढ़कर आंसर देने हैं। गाइज आप इस अनुच्छेद को पढ़ लीजिए। यदि आपने क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व किया तो आप जानते हैं, इसको पढ़ ही रखा होगा आपने। मैं आपको सीधे प्रश्नों के उत्तर की ओर ले चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 87 है, आपकी दृष्टि से सोशल मीडिया के सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव कौन से हो सकते हैं। सबसे यहाँ पर प्रबल जो तर्क है वो आपको चुनना होगा। तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पर पहले सभी ऑप्शन पढ़ के। सोशल मीडिया सत्य और असत्य में भेद नहीं कर पाता और फॉलोअर्स की संख्या के आधार पर लोगों की चित्रवृत्ति को प्रभावित करता है। दूसरा यहाँ पर तर्क क्या है, आतंकवादी और अन्य विध्वंसक तत्व इसका उपयोग करके देश और मानवता विरोधी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। तीसरा, वे लोगों की छोटी सी भूल और लालच उनके बैंक की राशि को गायब कर सकने में समर्थ होती है। धोखाधड़ी की भी संभावना रहती है। अगला इसका, मनुष्य सोशल मीडिया की वर्चुअल दुनिया में जकड़ा हुआ है। इसी वजह से परिवारों का विघटन, पति पत्नी में आपसी कलह तक के मामले सामने आ रहे हैं। तो देख लीजिए, ये जो डी ऑप्शन है ये मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है बाकी की अपेक्षा। बाकी भी हैं पर यहाँ पर सर्वाधिक प्रबल पूछा गया है तो वो डी रहेगा, ठीक है ना। इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी जाएगा 87 का। 88 बात करते हैं, और ये जो आंसर है ना ये इसी पैराग्राफ के अकॉर्डिंग है, मेरे मन से नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 88, आपकी दृष्टि से विज्ञापनों के लिए सोशल मीडिया एक अनोखा जरिया कैसे बन गया है। सबसे सबल तर्क कौन सा हो सकता है। देखिए, विज्ञापनों के लिए अनोखा जरिया कैसे बना है ये बताना है। आज लोग बाहर के नए उत्पादों को खरीदने में रुचि लेते हैं। 88 का देखेंगे यहाँ पर, ये तो बिल्कुल गलत जाएगा। दूसरा, समाचार पत्रों में अब ज़्यादा विज्ञापन नहीं निकलते और केवल सरकारी विज्ञापन ही आते हैं। क्या ऐसा है कि आप नहीं देखते हैं कि और भी अन्य विज्ञापन आते हैं, जूते वगैरह के सभी के आते हैं। 88 यहाँ पर जो अगला ऑप्शन है वो देखते हैं, आज पूरा विश्व एक बाजार बन गया है और आप अपना सामान घर बैठे खरीद बेच सकते हैं। ये बात तो थोड़ी सही है। अब सबसे यहाँ पर प्रबल तर्क की बात हो रही है तो अगला और देख लेते हैं। आज भारत और विश्व भर की कंपनियां नए कर्मचारियों और उनकी कुशलता को खोजने के लिए लिंक्डइन, क्या बोल रहा हूँ मैं, गेम का नाम बोल रहा हूँ, लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर का उपयोग कर रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा कंपनियां अपने ग्राहकों तक पहुंच जाती हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89, 89 तो हम सॉल्व भी कर रहे थे। 89 के बाद क्या आएगा, 89 ही है। आपकी दृष्टि में कॉलेजों में छात्रों को पढ़ाई के समय मोबाइल साथ में रखने की अनुमति देना कहाँ तक उचित है। आप किस विकल्प से सहमत हैं। आपको बताना है कि कहाँ तक सही है कि बच्चे कॉलेज में फ़ोन अपना साथ रख सकते हैं। देखते हैं आगे। पहला ऑप्शन है, अब समय में बदलाव आ रहा है और साथ में रखे मोबाइल द्वारा विषयों के अध्ययन में मदद मिलती है। बात तो थोड़ी सी सही है पर इतनी भी सही नहीं है कि बिना मोबाइल के आप पढ़ नहीं सकते। दूसरा, नहीं, यह बिल्कुल भी उचित नहीं जान पड़ता क्योंकि पढ़ाई के बीच सोशल मीडिया आ जाने पर छात्रों का ध्यान अध्यापक की बात से हटकर अन्यत्र चला जाता है। ये बिल्कुल सटीक बात है, ठीक है ना। और ये आज के दौर में आराम से हो रहा है, आप हमें हर जगह देख सकते हैं इस चीज़ को, इवन कॉलेज या स्कूल के बच्चों में भी। अगला देखेंगे, कॉलेज के छात्र पर्याप्त परिपक्व हो जाते हैं और अपना भला बुरा समझते हैं। मोबाइल या लैपटॉप पढ़ाई के साधन हैं और उन्हें साथ में रखे जाने से कोई बाधा नहीं आएगी। हम ऊपर बाधा देख चुके हैं कि क्या बाधा आ सकती है, इसलिए ये तो गलत हो गया ऑप्शन। अगला देखेंगे, मोबाइल साथ में रखे जाने से अनेक उपद्रवी छात्र भौतिक रूप से कक्षा में होते हुए मानसिक रूप से कक्षा में नहीं रहेंगे, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा और
अनुशासनहीनता उत्पन्न होगी। छात्र यदि मोबाइल लाते हैं तो भी पढ़ाई के समय उसे स्विच ऑफ किया जाना चाहिए। ये बेटर विकल्प यहाँ पर है, इसीलिए D89 का बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 90 से लेकर 94 तक अगेन हमें एक अनुच्छेद दिया हुआ है, इसको पढ़कर इसे सॉल्व करना है। मैं आपको सीधे प्रश्न पत्र ये है जो ना अनुच्छेद है इसके प्रश्नों की ओर ले जाता हूँ, ठीक है। तो प्रश्नों की ओर ले जाएंगे तो हमारा जो 90 क्वेश्चन रहेगा, ऊपरी लिखित अनुच्छेद के आधार पर अपना अभिमत बताएं कि आज हम संतुष्ट और सुखी क्यों नहीं हैं। क्या रीज़न है आज हम संतुष्ट और सुखी नहीं हैं इसका? पहला यहाँ पर ऑप्शन है, हम आज जीवन जीने की कला भूल चुके हैं और जीवन की दौड़ में पिछड़ जाने का डर हमें सुख और संतुष्टि से दूर रखे हुए है। दूसरा, आज के समाज में गलत खान-पान और अनियमित जीवन शैली से बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। तीसरा, आज के समय में समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं और इसी कारण हम सुखी और संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। फिलहाल हमें अपना आंसर तो पहले ही मिल गया है, जो ए ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। इसी रीज़न की वजह से क्या है, हम आज के समय में खुशी और संतुष्ट नहीं हैं, सुखी नहीं हैं। 90 का ए करेक्ट होगा। अगला हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। योग और व्यायाम और मैदान के खेल कूदों के गायब होने के कारण हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? क्या प्रभाव पड़ रहा है? इफेक्ट, बच्चों को शारीरिक विकास के उचित अवसर नहीं मिलते हैं। दूसरा, सही विकल्प आपको बताना है 10वीं में सबसे सही विकल्प। देखिए सही तो ये भी है, शारीरिक विकास के उचित अवसर नहीं मिल रहा है, ये भी सही है, पर हमें बेस्ट देखना है। बच्चों को शारीरिक और मानसिक विकास में परेशानी हो रही है, ये भी बेस्ट है, मतलब अच्छा है। दूसरा, प्रकृति का सामीप्य न मिलने से बच्चों और बड़ों का सर्वविध विकास नहीं हो पा रहा है, अनेक प्रकार की बीमारियां शरीर में घर कर रही हैं। देखिए ये जो है ये संपूर्ण आंसर है एक दोनों को मिला के, तो इसलिए हम सी ऑप्शन है ना इसको करेक्ट मानेंगे इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 91। अगले क्वेश्चन 92 की ओर चलते हैं। अनुच्छेद के अनुसार आपकी दृष्टि में जीवन में बढ़ाने वाले तनाव का कारण कौन सा सबसे प्रमुख है जो हमें सुख और संतुष्टि से दूर रखे हुए है? क्या महंगाई और भ्रष्टाचार है? नहीं, ये तो ऐसा इम्पैक्ट नहीं करता है, थोड़ा बहुत करता है, थोड़ा बहुत माइनर सा। आगे, पति पत्नी की व्यस्तता और आपसी व्यवहार, जीवन की दौड़ में पिछड़ जाने का डर, ये सही हो सकता है। देख लेंगे अगला, शरीर में होने वाले अनेक प्रकार के रोग, ये तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है। मोबाइल और टेलीविजन का अत्यधिक प्रयोग, ये भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 92 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। अनुच्छेद के परिप्रेक्ष्य में आज की बदलती जीवन शैली का सबसे प्रमुख कारण आपके अनुसार कौन सा हो सकता है? मुक्त जीवन जीने की इच्छा? नहीं। संवेदनहीनता, ज़्यादा से ज़्यादा धनार्जन और अधिकाधिक सुख साधन एकत्रित कर लेने की होड़, ये सबसे बेस्ट आंसर इस चीज़ का है, क्योंकि इसी के पीछे से आज के मानव है ना वो सब लगे हुए हैं। 93 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। मोबाइल, कंप्यूटर और टेलीविजन में अत्यधिक व्यस्तता हमारे जीवन को किस रूप में सर्वाधिक प्रभावित करती है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 94 का करेक्ट क्या होगा, व्यर्थ में समय नष्ट होता है और ज़रूरी काम नहीं हो पाते हैं। ये हमको बताना है अत्यधिक व्यस्तता हमारे जीवन को किस रूप में प्रभावित करती है, ये भी सही है। लंबे समय तक देख लेते हैं इसका अगला जो ऑप्शन है, लंबे समय तक टेलीविज़न, कंप्यूटर और सोशल मीडिया में व्यस्त होने पर व्यक्ति वास्तविक दुनिया से दूर की दुनिया में जीने लगता है और उसका जो स्वास्थ्य है ना वो चौपट होने लगता है। ये एक विस्तृत आंसर है, बेस्ट आंसर है, 94 का बी करेक्ट होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। DO लेटर का पूर्ण रूप क्या होता है? यहाँ पे हमें फुल फॉर्म बताना है DO लेटर का। क्वेश्चन नंबर 95, देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है डेमी ऑफिशियल लेटर, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डेमी ऑफिशियल लेटर 95 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। DO पत्र में अधिक्रमण लिखने का सही तरीका क्या होता है? तो देखिए इस प्रश्न का मुझे कंफर्म आंसर तो नहीं पता, लेकिन मैंने सोचा है मैंने, मुझे लगता है कि इसमें क्या हो सकता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा, भवदीय, ये अधिक्रमण लिखने का सही तरीका है, ठीक है ना। सेपरेशन इन अ DO लेटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। इसका सही आंसर यदि आपको पता चले तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। 97 है, ऑफिस मेमोरेंडम में इस्तेमाल किया जाने वाला सही अभिवादन क्या है? यानी जब हम किसी ऑफिस मेमोरेंडम को लिखते हैं तो वहाँ पर जो करेक्ट सैल्यूटेशन है उसमें क्या यूज़ करते हैं? प्रिय महोदय या महोदया, सर या मैडम, आदरणीय महोदय या महोदया, या फिर कोई भी अभिवादन यूज़ नहीं करते। तो देखो यहाँ पर हम किसी भी तरह के अभिवादन का यूज़ नहीं करते हैं, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, ना कि ए या बी या सी। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। 98 क्या कहता है? नीति के महत्वपूर्ण मामलों जैसे कि औद्योगिक लाइसेंस की नीति में सरकार के निर्णयों की सार्वजनिक घोषणा करने के लिए किस प्रकार के संचार का यूज़ किया जाता है? यानी गवर्नमेंट कोई निर्णय लेती है, कुछ भी करती है, कोई सूचना, इसके लिए वो किस संचार का प्रयोग करती है, ये आपको बताना है। तो देखिए गवर्नमेंट हमेशा एक नोटिफिकेशन जारी करती है, यानी अधिसूचना जारी करती है और जनता तक उसको पहुंचाती है इसके द्वारा। 98 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, विदेशी सरकारों के साथ पत्राचार के लिए निर्देश जारी करने के लिए कौन सा सरकारी कार्यालय जिम्मेदार है? वेरी इजी क्वेश्चन।
भाई विदेश मंत्रालय ही तो करेगा इन सब कामों को, तो 99 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में जो हमारे विदेश मंत्री हैं वो कौन है और प्रथम महिला विदेश मंत्री कौन थी। चलते हैं इस प्रश्न पत्र के, आज के इस प्रश्न पत्र के अंतिम प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 100 की ओर। CSMOP या CS मॉप, इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है। तो गाइस इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये आपका जाएगा सेंट्रल सेक्रेटरीट मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर्स। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। गाइस मैंने यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक सभी प्रश्नों का सटीक उत्तर देने का प्रयत्न किया है। यदि फिर भी 1-2 प्रश्न गलत हो जाते हैं और जिनके बारे में मुझे डाउट था, मैंने उस प्रश्नों के बारे में ही बता दिया है कि इन प्रश्नों का उत्तर आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है गाइस, ये था आज के पेपर का सॉल्यूशन। वीडियो आपको यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल परीक्षा ई क्लासेस भी ज्वाइन कर लीजिए, जहां से आप इस क्वेश्चन पेपर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।